चलते हैं। ठीक है। देखो, हम लोगों ने जो कल पढ़ लिया था कि क्लोरोफिल जो होता है ये पेड़ पौधों में होता है, इसके जरिए पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। ये सारी चीजें नेसेसरी फैक्टर फॉर द फोटोसिंथेसिस, कल ये भी पढ़ लिया था कि एक तो पहले चीज क्या चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, क्लोरोफिल चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है। ये सारे नेसेसरी फैक्टर थे जो हम लोगों ने इसको कल कवर अप कर लिया था, है ना। ओके, आगे न्यूट्रिशन एनिमल्स में जो सबसे पहला है वो आता है न्यूट्रिशन अमीबा, है ना। कि एनिमल्स में जो सबसे पहले आता है वो अमीबा। अच्छा, पता है हम लोग सबसे पहले अमीबा के बारे में ही क्यों पढ़ते हैं? सबसे पहले अगर हमको पढ़ना होता है तो हम लोग अमीबा के बारे में ही पढ़ते हैं, क्योंकि पता है अमीबा जो है वो कैसा है, ये यूनिसेलुलर है। क्या है आपका? यूनिसेलुलर, मतलब एक कोशिकीय जीव है। जो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अर्थ पर जो एग्जिस्ट करते थे वो सबसे पहले अमीबा ही होते थे। तो इसलिए जो सबसे पहली स्टडी होती है हमारी वो अमीबा के बारे में होती है ना। तो अमीबा के बारे में हम लोग जो है ये पढ़ते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले लिखा हुआ है एजेशन, मतलब अमीबा खाना खाता कैसे है। जैसे हम लोग भाई एजेशन करते हैं, चीजें खाते हैं। तो इसमें लिखा है इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द सीडोपोडिया। यानी अमीबा में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग बोलते हैं सीडोपोडिया। उसी के हेल्प से अमीबा जो है वो खाने को इनटेक करता है। ठीक है, हम लोग किससे करते हैं? मुंह से करते हैं, है ना। बेसिकली इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि ये मुंह है, इसी के जरिए हम लोग खाना लेते हैं। वोकल कैविटी, नोजल कैविटी। तो वोकल कैविटी से बेसिकली हम लोग खाना खाते हैं। ओसोवेगस से होता हुआ वो हमारे स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होते होते वो एक्सक्रिएट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, ओके। तो इजेशन जो होता है ये सीडोपोडिया से होता है व्हेन अमीबा अप्रोच द फूड पार्टिकल। जैसे अमीबा फूड पार्टिकल के पास पहुंचता है, वही छोटे बच्चों वाली बात जैसे मैंने बताया कि बच्चे जैसे आम बीनने जाते हैं तो जब देखते हैं उसके ऊपर ऐसे कूद पड़ते हैं। तो अमीबा जब ऐसे खाना देखता है तो उस पूरे खाने के ऊपर ऐसे बैठ जाता है, उस पूरे खाने के ऊपर ऐसे वो बैठ जाता है और बैठ के उस खाने को क्या कर लेता है? इनटेक कर लेता है। ठीक है, तो ये कह रहा है व्हेन अमीबा अप्रोचेस ए फूड पार्टिकल इट सेंड्स आउट सीडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स। वो सीडोपोडिया को पूरे फूड आर्टिकल्स के ऐसे इर्द गिर्द रख लेता है। जैसे मान लो कोई मटर का दाना है, आपको खाना है, तो आप उसके ऊपर ऐसे लेट जाओ और अपने सीडोपोडिया से बेसिकली अपने बॉडी ऑर्गन से धीरे धीरे उसको क्या कर लो, अपने पेट के अंदर कर लो। मतलब बिना मुंह के यूज के सीडोपोडिया से ही वो क्या कर लेते हैं, अपने खाने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं पेट के अंदर। ठीक है, बेसिकली उनके पास पेट क्या होता है, पूरी बॉडी यूनिसेलुलर होती है, तो एक ही सेल होता है उनके पूरी बॉडी में, तो उसको क्या करते हैं वो इनटेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इजेशन इस तरह से होता है। अब देखो डाइजेशन कैसे होता है। द फूड वैक्यूल कॉन्टेन द फूड मूव इन द साइटोप्लाज्म। जो फूड ये लोग खाते हैं वो साइटोप्लाज्म में जाता है। भाई हमने कल आपको बताया था ना साइटोप्लाज्म, जैसे अगर हम लोग बात करें सेल, ये मान लो आपका सेल है ना। सेल के दो पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। एक पढ़ा था कि सेल वॉल होती है ना, और एक क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। ठीक, और अगला क्या होता है आपका? प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। चलो इसको बोल दें, ये है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, अच्छा बेटा अगर हम आपसे बात करें प्रोटोप्लाज्म की, प्रोटोप्लाज्म की, तो ये क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? पूरा न्यूक्लियस को इंक्लूड कर लेंगे। न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस रहेगा तो प्रोटोप्लाज्म। जैसे सपोज दैट दिस इज द सेल एंड दिस इज द न्यूक्लियस। बैठ जाओ, दिस इज द सेल एंड दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, अगर हमें कोई पूछे व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, तो आप कहेंगे सर इस पूरे सेल के अंदर जो भी फ्लूइड है, जो भी फ्लूइड भरा हुआ है, इनको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, सॉरी प्रोटोप्लाज्म। सारे फ्लूइड को क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। लेकिन अगर हम लोग न्यूक्लियस को छोड़ दें, आप बताओ आप कौन सा फ्लूइड है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। हिंदी में इन्हें बोलते हैं जीवद्रव्य। क्या बोलते हैं इन्हें हम लोग? जीवद्रव्य। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य। इनको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य। इतनी बात आई समझ में कि कैसे साइटोप्लाज्म कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो डाइजेशन में क्या होता है? द फूड वैक्यूल्स कॉन्टेन द फूड मूव इन द साइटोप्लाज्म एंड वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम इंटर द वैक्यूल्स एंड डाइजेस्ट द फूड। ये सारे वैक्यूल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में सारा अपना एंजाइम भेज देते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म में उनके क्या हो जाता है? डाइजेशन हो जाता है। हमारे अंदर डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कुछ लोगों को लगता है पेट में डाइजेशन होता है। पेट में क्या होता है फिर? हाँ निकलती है। ठीक, पेट क्यों बनाया जाता है फिर? पेट का कोई ना कोई रोल तो होता होगा। हाँ,
हाँ, खाने को स्टोर करने के लिए बैग। पता है जो आप लोग खाना खाते हो वो सारा खाना आपके पेट में स्टोर होता है ना। पेट के भी 3 पार्ट होते हैं, उस पेट के पार्ट्स में वो स्टोर होता है। और उसके बाद जब बेसिकली सारे जैसे गैस्ट्रिक जूस हुआ, बाइल जूस हुआ, है ना, ये सब जूस जा करके पेट में खाने में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो जो सारा मिक्सिंग का काम होता है वो पेट करता है। और उसके बाद मिक्सिंग के बाद क्या होता है, जो पेट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में वो खाना जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो खाना जाता है, और फिर वहाँ से पचना स्टार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट लास्ट तक जाते थे, खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका होता है ना। उसके बाद एब्जॉर्ब भी हो जाता है वहीं से। बट जो लिक्विड का पार्ट एब्जॉर्वेशन वाला होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है और फिर वहां से लिक्विड का पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर कभी कोई दारू पीता है या कभी कोई दूध पीता है, ऐसा कुछ होता है, तो वो सीधे जाता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में और फिर वहां से वो पचना स्टार्ट होता है। आपने देखा भी होगा जब आपको बहुत जोर से भूख लगती है तो आप जब पानी पीते हो तो पानी 2 4 5 10 सेकंड तक पेट में आपको महसूस होगा। ऐसे ऐसे करोगे तो वो हिलेगा, बजेगा, है ना, मतलब वो आवाज आती है उसके अंदर से कि पानी है अंदर ढेर सारा, हिलेगा, बजेगा, ठीक है। और थोड़े टाइम के बाद आपका पेट फिर से मतलब ऐसा लगेगा कि आपको भूख लग गई। लेकिन जब आप बिस्किट खा करके पानी पीते हो तो कुछ टाइम तक वो टिका रहता है। क्यों? क्योंकि वो पेट में मौजूद होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और फिर वो डाइजेशन होना स्टार्ट होता है, इसलिए वो ऐसा होता है, ठीक है। गुड। न्यूट्रिशन इन अमीबा में डाइजेशन हो गया। डाइजेशन कैसे होता है? वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम एंटर द वैक्यूल एंड डाइजेस्ट द फूड। सो डाइजेशन इन द इंटरसेलुलर इनसाइड द सेल। मतलब जो डाइजेशन अमीबा पे होता है वो सेल के अंदर होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या है आपका? इंटरसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी इसमें जो डाइजेशन होगा वो कहाँ होगा? सेल के अंदर होगा। और हमारे अंदर जो डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? सेल के बाहर। बट हमारे यहाँ एनर्जी फॉर्मेशन सेल के अंदर होती है ना। जैसे अगर किसी को वो बनाना है, क्या बोलते हैं, एनर्जी बनाना है, तो सेल के अंदर ही तो बनती है। जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया या अन्य जो भी चीजें हैं, अगर इस तरह से एनर्जी जनरेट करनी है तो वो कहाँ से जनरेट होती है? वो आपके सेल के अंदर से जनरेट होती है, ठीक है। गुड। उसके बाद है एब्जॉर्बेशन एंड एसिमिलेशन। एब्जॉर्बेशन मतलब जो खाना एब्जॉर्ब करते हैं, खाते हैं, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब होना चाहिए ना, उससे एनर्जी तो निकलनी चाहिए। वो कहाँ से होता है? द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द वैक्यूल डिफ्यूज आउट into the cytoplasm. There is no complex system like a higher organism. पता है इनमें कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होता। आप देखो ये इमेज देख लो, इमेज में देखो ये है, इसने फूड आर्टिकल देखा, अब इसने अपने पूरी जो सीडियोपोडिया को इसके फूड आर्टिकल के पास मतलब ले गया, सीडियोपोडिया को फूड आर्टिकल के पास ले गया और उसके बाद फूड आर्टिकल को चारों तरफ से घेर लिया। उसने डायलॉग मारा, अब तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, सरेंडर कर दो मेरे पेट के अंदर, है ना। और फिर खाना अपने पेट के अंदर कर लिया और फिर डाइजेस्ट कर लिया, है ना। देखो फूड आर्टिकल इसके पेट के अंदर मौजूद हो गया और वहां पर जाकर के क्या होगा? इसका डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। गुड। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद लिखा हुआ है इजेशन बाहर कैसे निकालता है? देयर इज नो फिक्स्ड प्लेस इन अमीबा। अमीबा में कोई भी इजेशन के लिए, बाहर निकालने के लिए कोई भी फिक्स प्लेस नहीं होता है। एज देयर इज नो एनस फॉर द इजेशन ऑफ फूड। इसके पास कोई भी एनस नहीं होता है जहां से बेसिकली अपना सॉलिड वेस्ट मटेरियल निकाल सके, है ना। द undigested food is removed off from the cell from any part by a cell rupture in the cell membrane। मतलब जो डाइजेस्टेड फूड होता है ये सेल के किसी भी पार्ट से बाहर निकाल दिया जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस प्रोसेस कॉल्ड द एक्सोसाइटोसिस। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। ये पूछा जाता है व्हाट इज एक्सोसाइटोसिस। इसका मतलब जब कभी भी कोई भी एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म ना हो कि खाना यहीं से निकलेगा बाहर, ठीक है, तो उसके बाद जो भी ऑर्गेनिज्म खाना बाहर निकालता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं, ओके। फिर है एलिमेंट डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, यानी इंसानों में डाइजेशन जो है वो कैसे होता है। बताओ कैसे होता है इंसानों में डाइजेशन? एक नॉर्मल वे में बताओ, बैठ के बताओ तो ऐसे ही। हाँ हाँ हाँ
हम्म, ठीक, देखो सीधी सी चीज है, एक बहुत सीधा सा प्रोसेस है बॉडी का, है ना। अब आप इसे सीधे से समझ लो या जैसे भी समझ लो। सपोज दैट ये अपनी बॉडी है पूरी, है ना। अब इस बॉडी में एक आप ऐसे बोल लो कि एक ओजोवेगस है। आपने खाना खाया, ये सीधे लेके गया आपके स्टमक में पहुंचा दिया, बन गया स्टमक। अब बन गया स्टमक, इसने कहाँ पहुंचा दिया, स्टमक में पहुंचा दिया, ठीक है। अब इसे हम लोग बोल सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल से बेसिकली ये खाना सीधे सीधे जाते थे स्टमक में गया। अभी स्टमक से ये स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाते जाते और फिर एनएस के जरिए शरीर से जो है बाहर निकल जाएगा, है ना। अब कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जैसे लीवर हो गया जो बाइल जूस सिक्रेट करता है, पैनक्रियाज हो गया जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। ये सारे एसोसिएट कहे जाते हैं। इसके एसोसिएट क्या मतलब, हेल्पर, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये क्या कहते हैं, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होके और अपना काम निकाल लेते हैं। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होकर के क्या होते हैं, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होकर के अपना काम निकाल लेते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, एसोसिएट कहते हैं। इतनी बात आई समझ में। अब देखो इसमें लिखा हुआ है एलिमेंट्री कैनाल, सबसे पहली हेडिंग आपकी बुक में है एलिमेंट्री कैनाल, है ना। अब देखो इसमें एलिमेंट्री कैनाल में लिखा हुआ है द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज नियरली अ 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब। ये जो है एलिमेंट्री कैनाल, ये लगभग 9 मीटर लंबी ट्यूब होती है। अब आप सोचो 9 मीटर का कितना मतलब हो गया है, 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब, तो सही तो लिखा है 7 to 8 मीटर, इसमें 9 मीटर लिखा। फिलहाल वही 7 to 8 समझ लो या 9 मीटर समझ लो, है ना। 8 पकड़ लो, एक जर्नल फॉर्म में अगर देखा जाए तो 8 मीटर पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये कह रहा है एक्सटेंडेड फ्रॉम द माउथ टू द एनस। अब पता है ये जो कैनाल जा रही है, बोल रहा है कि माउथ से लेकर के ये पूरी की पूरी एनस तक कंप्लीटली इसकी जो लेंथ है वो है 7 to 8 मीटर, या इस बुक में 9 मीटर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू बुक में कितना 7 to 8 लिखा हुआ है, 8 मीटर पकड़ लो, एक एवरेज पकड़ लो 8 मीटर, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये समझ गया, एलिमेंट्री कैनाल मतलब जो यहाँ से जाती है ना, और एनस तक जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद है बुकल कैविटी, है ना, बुकल कैविटी। देखो कह रहा है माउथ ओपन्स इनटू अ चैम्बर और कैविटी कॉल्ड द बुकल कैविटी। ये जो माउथ है ना, ये पीछे साइड में जहाँ ओपन होता है, भाई ऐसा तो है नहीं कि ये माउथ कहीं पाइप से जुड़ा होगा। माउथ के लास्ट में ना एक ऐसे मतलब ऐसे ट्यूब टाइप लाइक बनी होती है जो बड़ी सी होती है, कि माउथ से जो भी खाना आएगा, है ना। असल में पता है जो हम लोग खाना खाते हैं, माउथ में हमारे बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम पच जाते हैं, बेसिकली वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होते हैं, वो अच्छे से मिक्स हो करके सही से मेंटेन करके, और फिर लास्ट में उस खाने को बोलते हैं बोलस। लास्ट में जो मुंह में खाना बचता है, लास्ट में यहाँ जाने वाला होता है, उसे हम लोग बोलते हैं बोलस। तो जो बोलस होता है वो बूकल कैविटी में गिरता है। आपने देखा होगा कभी कभी आप जब खाना खाते टाइम बोलने लगते हो तो खांसी आ जाती है, क्योंकि वो जो खाना होता है ना वो आपके जो विंड पाइप उसमें चला जाता है, और विंड पाइप में जाने की वजह से आपको खांसी आने लगती है। अगर वो खाना बेसिकली बूकल कैविटी से होता हुआ ठीक ठाक तरीके से पेट के अंदर जाए तो आपको किसी प्रकार की कोई खांसी वांसी नहीं आएगी। इसलिए बोलते हैं बोलते टाइम, सॉरी खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन आदत तो आदत होती है। सबसे ज़्यादा बात लोग कब करते हैं, टिफिन करते टाइम। एक पराठा ले लेंगे, मोड़ेंगे थोड़ा सा, और खाते खाते बतियाएंगे, वो आज ना ऐसे कर रहे थे, वो आज वैसे कर रहे थे, है ना। ये सबसे बड़ी चीज़। और बताए माँ बाप को लोग सोचते हैं कि ये गलत कह रहे हैं कोई भी चीज़, बट एक्चुअली में ना माँ बाप ही दुनिया के सबसे बड़े आशीर्वाद हैं आपके लिए। अगर आपके साथ आपके माँ बाप हैं तो समझ लो दुनिया का सारा आशीर्वाद आपके साथ है। और अगर माँ बाप आपसे दुखी हैं, पूरी दुनिया को खुश कर लो, कोई मतलब नहीं है। जब तक आपके माँ बाप आपसे सुखी नहीं रहेंगे, आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, अगर आपके माँ बाप आपसे सुखी नहीं रहेंगे तो आप सुखी कभी नहीं रह सकते हो। इसीलिए हमेशा बात माननी चाहिए बड़ों की, माँ बाप भाई बहन जो भी आपसे बड़े हों। अगर कुछ कह रहे हैं तो आपसे सही कह रहे होंगे, और कुछ बड़े भाई लोग तो कहते हैं ही नहीं, है ना बिटिया, सीधे मारने लगते हैं। ठीक, कहने का कोई सवाल ही नहीं, सीधे उड़ाओ 2-3 घंटा आप। ठीक है, अब देखो
तो बुकल कैविटी क्या कह रहा है, जो माउथ से बेसिकली खाना जाता है बोलस वो कहाँ पर गिरता है, आपके बुकल कैविटी में गिर जाता है ना। अब वो चैम्बर में गिरता है। द फ्लोर ऑफ दिस कैविटी इज फॉर्म बाय ए मस्कुलर टंग। ये जो हमारी टंग है ना, ये बेसिकली वहां तक जाती है, एकदम पीछे तक जाती है। मस्कुलर टंग जो होती है विच हेल्प द इंजेशन एंड सॉलोइंग द फूड। अगर बेटा आपके पास टंग ना हो तो आप खाने को घूट नहीं पाओगे। बिना टंग का यूज किए आप खाने को घूट नहीं पाओगे। मेरी बातों पे ना विश्वास हो तो अपनी टंग पकड़ के खाने को घूट के देखो। ठीक, टंग पकड़ लो अपनी, उसके बाद आप खाने को घूट के देखो, या टंग आगे कर लो, मुंह से बाहर निकाल लो टंग, फिर आप किसी चीज को घूट के देखो। जब कभी मच्छर खाना तो आप बिना टंग के उसको घूट के देखना कि देखो घूटता है कि नहीं घूटता है। बिना टंग के आप कोई भी चीज सॉलो नहीं कर सकते हो, घूट नहीं सकते हो, क्योंकि वो एक बेसिकली एक टाइप में चीजें बनाती है, लिक्विड बनाती है, जिसके जरिए वो फिसल के वो अंदर जाता है। और ये मस्कुलर होता है। जब आप घूटते हो ना, घूट के देखो, टंग हल्की सी पीछे जाती है फिर आगे आती है। ठीक, कुछ भी आप ऐसे घूट के देखो, सपोज दैट आपके मुंह में मच्छर है, आप उसे घूट के देखो, टंग हल्की सी पीछे जाएगी फिर आगे आएगी, है ना। तो ये क्या करती है, एक मस्कुलर सपोर्ट देती है आपको, ताकि आप अच्छे से खाने को एडिट कर सको, खा सको, है ना। ओके, आप कह रहे हैं बोथ द अपर एंड लोअर जॉ, मतलब ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा, दोनों जबड़े मिलके क्या करते हैं, खाने को अच्छे से चबाते हैं। भाई जाहिर सी बात है, दोनों जबड़े में क्या है, दांत है, और दांत क्या करते हैं, हमारे खाने को चबाने में हेल्प करते हैं। कुछ लोग खाने को चबाते हैं और कुछ लोग खाने को खा ही जाते हैं। मुंह में डाला कि पेट में। अच्छा, एक निवाले को कितनी बार चबाना चाहिए? हाँ, एक निवाले को खाते टाइम कम से कम 32 टाइम्स, यानी 32 बार आप उसे चबाओगे, तब वो हल्का सा मीठा मीठापन उसके अंदर आ जाएगा। इसका मतलब अब उसका जो कार्बोहाइड्रेट है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है ना, और आपके माउथ में ग्लूकोज की मात्रा बन जाती है। तो जो आपके मुंह में बेसिकली जो खाना होता है उसे आपको पचाने के लिए बेसिकली चबाना पड़ता है, और एक निवाले को चबाने के लिए आपको कम से कम 32 टाइम्स मुंह चलाना चाहिए। और यहाँ लोग 32 टाइम में पूरा खाना निपटा जाते हैं। एक बार में आधी रोटी ऐसे तोड़े, ऐसे सब्जी लगाए, बस शुरू, है ना। हम लोग जो स्कूल में पढ़ते थे तो बेसिकली टिफिन जब किसी का आता था तो उसके टिफिन से सब्जी निकाल के रोटी में लगा के रोल कर लेते थे, और एक बार में आधी रोटी पेट के अंदर, 2 बार में एक रोटी खत्म। अगर वो बच्चा 5-6 रोटी लाया है तो उसे एक रोटी कहीं खाने को मिलती थी, क्योंकि सीधे बच्चे ही टिफिन लाते हैं। तो थोड़े दुष्ट होते हैं, कभी टिफिन लेके नहीं जाते, दूसरों के टिफिन पे डिपेंड रहते हैं, है ना। तो जो सीधा होता बेचारा तोड़ तोड़ के खाता, और हम लोग अगर मिल गया टिफिन दिख गया तो उस दिन वो टिफिन बचेगा नहीं, है ना, ऐसे में थे हम लोग। ठीक है, तो बेसिकली बुकल कैविटी जो होती है ये आपको पढ़ लिया कि मुंह के जो ऊपर वाला जॉ होता है, नीचे वाला जॉ होता है, इसके अंदर बहुत सारे तीत होते हैं, और जो क्या करते हैं, खाने को अच्छे से चबाते हैं, और चबा चबा के आपके खाने को खाने लायक बनाते हैं, है ना। ओके, अब देखो इसमें लिखा हुआ है बहुत सारे टीथ, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। 4 टाइप के हमारे पास टीथ होते हैं, है ना, इंसीजर, कैनाइन। पता है इंसीजर क्या काम करता है? इंसीजर जो आगे के खरगोश वाले दांत होते हैं, ये जब आप अमरूद खाते हो या सेब खाते हो, सीधा सीधा ऐसे काटने का काम, या किसी को दांत से काटते हो तो किससे काटते हो आप लोग? इंसीजर से। अगर आप दांत से काटते हो किसी को तो आप इंसीजर से काटते हो, है ना। जो कैनाइन है इसका काम क्या होता है, भगवान ने क्यों दिया है, कैनाइन क्यों दिया है? शैम्पू का पैकेट फाड़ने के लिए, शैम्पू का पैकेट या बेसिकली धागा होगा काटने के लिए इस वाले दांत का यूज करते हैं हम लोग, जो साइड है थोड़ा सा ना ऐसे करके फाड़ते हैं, या कभी कोई गुटखा उटका खाता है देखो उसको ऐसे करके फाड़ेगा। छोटे बच्चे नहीं फाड़ पाते, क्यों, क्या? तो भगवान ने इसीलिए दिया है, ये तो पूछना चाह रहे हैं क्या भगवान ने इसीलिए दिया है कि गुटखा फाड़ो, शैम्पू फाड़ो, धागा काटो, है? भगवान ने दांत इसीलिए दिया है सिर्फ। पता है हमारे दांत पहले बड़े होते थे, जब हम लोग थोड़े जंगली टाइप में थे तो बड़े होते थे। जैसे हाथी का इंसीजर दांत ही बड़ा होता है। जो हाथी का दांत होता है ना, बोलते हैं खाने वाले अलग दिखाने वाले अलग, तो हाथी का जो इंसीजर दांत होता है वही बाहर निकला होता है। ठीक, कभी आपने बाहर दांत वाली हाथी देखी है? अभी हाथी नहीं देखो रियल में कभी? नहीं, फिर भी नहीं मिले। चलो तुमको दिखा देंगे हाथी, परेशान ना हो, है ना। किसी दिन रोड पर कोई चलेगा तो हम दिखा देंगे आपको, देखो ये हाथी। हाँ, गोरखपुर वाले में आपको दिखाएंगे कि दिस इज द हाथी, है ना। ओके, तो मैं क्या बात कर रहा था आपसे, इजेशन के बारे में बात कर रहा था।
सॉरी मैं बुकल कैविटी के बारे में, दांत के बारे में बात कर रहा था। तो दांत में क्या होता है, इंसीजर, पता है ये दांत पहले बड़े होते थे बट अभी हमको इसका काम नहीं, इसलिए छोटे छोटे हैं, है ना। इसलिए इससे धागा होगा काटने का काम आता है, शैम्पू का पैकेट फाड़ने का काम आता है, गुटखा खाओ तो गुटखा फाड़ने का काम आ जाता है, ठीक है। प्रीमोलर क्या करते हैं, प्रीमोलर आपके दांत जो होते हैं वो खाने को थोड़ा छोटा कर देते हैं। बाकी जो मोलर होता है वो मोलर क्या करता है, दांत मतलब खाने को बहुत अच्छे से छोटा छोटा करके और आपके स्टमक में उसको भेज देता है ना। ओके, तो बुकल कैविटी होगी, द बुकल कैविटी रिसीव द सिक्रेशन ऑफ 3 पेयर्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स। मतलब हमारे मुंह में 3 पेयर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के। सबसे पहले एक पायरोटीन होता है, सॉरी कॉन्टेन एन एंजाइम पायरोटीन विच डाइजेस्ट स्टार्च इनटू द माल्टोज। पायरोटीन होता है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लो इसे। 10 कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बीइंग इन द बुकल कैविटी इटसेल्फ। मतलब दो हमारे मुंह में ही किसका, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है। ये पूछा जाता है बेटा कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, मुंह से या स्टमक से। तो लोगों को लगेगा मुंह से तो खाना खाते हैं तो डाइजेशन कैसे हो जाएगा, डाइजेशन तो स्टमक से होना चाहिए, लेकिन होता कहाँ से, वो आपके माउथ से स्टार्ट हो जाता है आपका जो भी डाइजेशन वाला सिस्टम होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ से कार्बोहाइड्रेट जो है पचता है। ठीक, अब देखो सलाइवरी ग्लैंड्स, ये आप सबका मुंह बना दिया गया है इस बुक में, अपना अपना मुंह देख लीजिए, सलाइवरी ग्लैंड में देखो बना हुआ है। ठीक, सबका मुंह ऐसा ही होता है। सबसे ऊपर बेटा देखो कान के पास में लिखा है पैरोटिड ग्लैंड, है ना, और नीचे तो है सब मैंडिबुलर और एक सब लैंगुअल। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने गाला बीबी नाम सुना है, एक मम्स होता था, यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती थी, बच्चों को फीवर आ जाता था। उसमें बताइए जो सलाइवरी ग्लैंड्स है ना, यही स्वेल कर जाती थी, यही फूल जाती थी, और बच्चों के फिर क्या हो जाता, अब तो बहुत कम मतलब देखने को मिलता है, मुझे लग रहा है हिंदी में बोलते हैं शायद गाला बेबी, और हाँ पट्टी लगा देते हैं ऐसे। और चूंकि पता है वो अपनी पैरोटिड ग्लैंड्स होती है ना, मतलब ये वाली और यहाँ वाली जो ग्लैंड होती है सब मैंडिबुलर और सब लैंगुअल, इन दोनों ग्लैंड्स में स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। गिल्टी अलग चीज़ है बेटा, गिल्टी तो एक इंडिकेटर है। आपकी बॉडी में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, सबसे पहले फीवर एंड गिल्टी, दो चीज़ें स्टार्ट होंगी। अगर आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट होनी होगी तो फीवर सबसे पहले आएगा, फिर गिल्टी आएगी, है ना। और जैसे वो प्रॉब्लम खत्म, आपकी गिल्टी गिल्टा सब खत्म हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं बचेगा जीवन में, गिल्टी उल्टी सब खत्म हो जाएगी। एक दिन आप भी ऐसे खत्म हो जाओगे, मैं भी खत्म हो जाऊंगा, बुक भी खत्म हो जाएगी। ठीक, देखो तो 3 ग्लैंड इसकी होती है, और तीनों ग्लैंड में क्या होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोड़ो सारी बातें। ठीक, हाँ बस एक चीज़ ये समझना कि कौन सी ग्लैंड का जो एक पोजीशन है वो कहाँ पर है, बस इतना आपको समझना है ना। फिर उसके बाद फेनेक्स मतलब नाक वाला जो हिस्सा होता है ये हो जाएगा। बुकल कैविटी ओपन इनटू स्मॉल फनल शेप, फेरनेक्स मतलब जो बुकल कैविटी होती है ये लास्ट में एक फनल शेप में ओपन होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फेरनेक्स कहते हैं। फिर बेटा इसमें ट्रैकिया भी होता है ना, एंड ओसोफेगस। ट्रैकिया इस वाले हिस्से को कहते हैं सॉरी, इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। मेरा बस है तो हड्डी निकाल, मतलब ये मांस ऐसे ओपन करें और ओपन करके ऐसे दिखा दें, फिर आपको अच्छे से दिखाई देगा ट्रैकिया कहाँ पर है, क्या कहाँ पर है ना, तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। फिलहाल ओसोफेगस देखो, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ओसोफेगस क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है विच कॉन्टेन फेरनेक्स टू द स्टमक। मतलब ये ओसोफेगस पेट तक जाता है, ये बोल रहा है कि फेरनेक्स से लेकर के कहाँ तक जाता है, आपके स्टमक तक जाता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको पता है लंग्स एक साइड का छोटा होता है, एक साइड का बड़ा होता है। लेफ्ट साइड का छोटा होता है, राइट का बड़ा होता है, ऐसा क्यों? हार्ट की वजह से जो बेसिकली लंग्स होता है वो छोटा और बड़ा होता है ना। हार्ट और स्टमक की जो पोजीशन होती है, इन दोनों के कारण जो है लंग्स एक छोटा हो जाता है और एक क्या हो जाता है, आपका बड़ा लंग्स हो जाता है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, छोटा बड़ा हो जाता है, ठीक। ओके, अब देखो ओसोफेगस हो गया, देन स्टमक। स्टमक क्या है, इट इज़ अ लार्ज स्पेस, मतलब इसमें पता है स्पेशियस होता है ये स्टमक आपका। आपकी बॉडी में अगर कहीं कुछ रखने की जगह है तो आपके स्टमक में है। स्टमक मतलब ये जो आपका एब्डोमेन है, इसमें कोई भी चीज़ आप रख सकते हो, छिपा सकते हो, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से अगर आपको छिपाना है तो आप आराम से छिपा सकते हो। बहुत से लोगों का आपने सुना होगा ऑपरेशन होता है ब्रेन का, तो ब्रेन जब निकालते हैं तो बॉडी में वो स्टमक में ही रख देते हैं, पेट में ही रखते हैं, मतलब बेसिकली इस एब्डोमेन में रखते हैं। फिर स्टमक जितने दिन तक उनका ब्रेन वहाँ रहता है उतने दिन तक वो ठीक ठाक रहता है, अच्छे से काम करता है, फिर उसको उठा के लगा देते हैं, ठीक। और कई मामले में तो लोगों की जान बच भी जाती है।
और कई मामले में तो लोग निपट जाते हैं। और अगर आपको भगवान ना करे कभी ऐसा ऑपरेशन कराना पड़े ब्रेन का, लेकिन अगर कराना पड़े तो पूरे एशिया में सबसे बेटर जगह है दिल्ली का एम्स, है ना। वहां पर अगर आपकी समझ लो नॉर्मल सी बीमारी है तो आप मर जाओगे, क्योंकि वो आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेकिन अगर आपको ब्रेन की कोई प्रॉब्लम है, ये हम लोगों के सामने की बात है, अगर आपको ब्रेन की कोई प्रॉब्लम है तो वो 100% आपको रिकवर कर देंगे, ठीक करके दे देंगे। ठीक, मैंने तो देखा था, पता नहीं क्या यहाँ से तार वार जोड़ के कोई डिवाइस ऐसे लगा रखा था उसके हाथ में, और वो दिखने में मतलब ठीक ठाक था। शायद वो कहीं ऊपर से गिर पड़ा था, उसका ब्रेन नहीं काम कर रहा था, जो भी था, बट वो डिवाइस लगा के उनके हाथ में दे रखा था। आप सोचो साइंस कितना मतलब कितना आगे हम लोग टेक्नोलॉजी में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ यही है कि जो अपना स्टमक है ये स्पेशियस होता है, जे शेप ऑर्गन होता है। इट इज द प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में होता है। भाई सबके पास एब्डोमेन, लोगों की तोंद निकलती है ना, तोंद जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, वो एब्डोमेन होता है। एक्चुअली बोलते हैं नहीं पेट निकला है, वो पेट नहीं होता है, पेट तो बेचारा इतना छोटा सा होता है। लोग वो देख के कहते हैं ये इसका इतना बड़ा पेट है, बहुत ज्यादा खाना खाएगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, पेट का साइज तो फिक्स रहता है, वो एब्डोमेन होता है, बाहर आ जाता है फैट की वजह से, है ना। तो इसलिए तो कहते हैं कभी मोटे लोगों को ये ना सोचना है ज्यादा खाना खाएंगे। ठीक, अब देखो हम कम खाना खाते हैं, सैलेसरम से ज्यादा खाना खाते हैं, ठीक है। हम कम खाना खाते हैं, सैलेसरम से ज्यादा खाना खाते हैं। अब सोचो आप दोनों लोगों को कंपेयर कर लो कि क्या है। ठीक, पूछने मत लगना भी, ठीक है। तो स्टमक क्या होता है, जे शेप का होता है, और बेसिकली इस जे शेप की स्टमक की वजह से इसमें बेसिकली स्पेस बहुत ज़्यादा रहता है। अपर पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड द कार्डिक, मतलब अपर पार्ट जो होता है, 3 पार्ट में डिवाइड बताया था। अपर पार्ट को हम लोग बोलते हैं कार्डिक स्टमक, मिडिल को हम लोग बोलते हैं फंडस, और जो लास्ट वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरालक्स। ठीक है, मतलब 3 पार्ट होते हैं स्टमक के। इसका इमेज आप लोग बना लेना स्टमक का, क्योंकि अगर आप इमेज बना लोगे तो आप इसको अच्छे से डिफाइन फिर कर सकते हो इमेज बना करके। ठीक, ओके। अब देखो बेटा एक लिखा हुआ म्यूकस, ये बहुत मजेदार चीज है म्यूकस, है ना। क्या होता है म्यूकस, बताओ। हाँ, अच्छा, हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है HCl से, ठीक है। ये कहाँ से सिक्रेट होता है, ये कौन सिक्रेट करता है म्यूकस को? नहीं, म्यूकस अलग चीज है। म्यूकस एक्चुअल में स्टमक खुद सिक्रेट करता है। जो म्यूकस होता है स्टमक उसे खुद क्या करता है, सिक्रेट करता है। और जो म्यूकस होता है क्या वो हमेशा पेट में रहता है या बाहर भी आता है? बाहर आ जाता है। कैसे आता है बाहर? हाँ, जब आपको क्या होता है सर्दी जुकाम जोर से होता है तो जो निकलता है आपके नाक से वो एक्चुअल में म्यूकस होता है ना। और अगर वो ना निकले तो आपका पेट अच्छे से सही नहीं रहेगा। इसलिए जिन बच्चों को सर्दी बनी रहती है, मतलब हफ्ते महीने में एक बार हो जाती है, उनका पेट एकदम से जबरदस्त रहता है, क्योंकि बार बार म्यूकस की लेयर साफ होकर के बाहर आ जा रही है ना। बार बार वो बाहर आ जा रही है और बार बार पेट नया म्यूकस बना के उसकी वॉल्स पे जो है वो, नमस्ते, इतनी जोर से आई तुम, देखना नीचे। आराम से आराम से, कोई बात नहीं, देखना नीचे, आराम से बैठना। ठीक, तो जो म्यूकस की लेयर है बेटा, वो म्यूकस की लेयर क्या करती है, वो हमारे पेट को प्रोटेक्ट करती है। जो म्यूकस की लेयर है वो हमारे पेट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और वो बार बार बाहर आ जाती है म्यूकस की जो लेयर है ना, नाक के जरिए बाहर आ जाती है। और जितनी बार वो बाहर आती है नया म्यूकस का लेयर तैयार हो जाता है। ठीक है, इससे हमारा पेट HCl से सेफ रहता है और हम जो खाना खाते हैं वो हम लोग अच्छे से पचा भी सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को? आया म्यूकस का काम समझ में? तो बहुत से लोग म्यूकस को गंदा भी समझते हैं, है ना, लेकिन जब वो बाहर आता है तब गंदा समझते हैं। उसको देख लेंगे तो गंदा समझेंगे, अगर मुंह के अंदर तो ऐसे करते हैं और आराम से म्यूकस का आनंद लेते हैं, है ना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं म्यूकस का आनंद लेते रहते हैं पूरे टाइम। ठीक, अरे मजाक नहीं करे, सही बोल रहे। देखो किसी को सर्दी हो बैठा हो, हमारे यहाँ का एक अच्छा सा स्टूडेंट, आपने उसको 1-2 दिन देखा होगा, ठीक है, वो म्यूकस का मजा लिया करता है। चलो, तो ये समझ गए आप लोग कि म्यूकस क्या होता है। जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, पेट जिसे HCl से सेव करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, HCl से पेट को सेव करने में ये म्यूकस हमारी हेल्प करता है, और समय समय पर ये म्यूकस जो है वो बाहर आता रहता है, जिससे हमारे पेट एकदम से साफ रह सके। ठीक है, गुड। उसके बाद लिखा है, इसको और बताऊं क्या? हाँ चलो इसमें बता देता हूँ। जो आपका पेट होता है,
इसमें गैस्ट्रिक जूस होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, HCl मतलब एसिड होता है, म्यूकस होता है, ये सारा कुछ मिला करके एक मतलब अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज बना देते हैं। जो सारी चीज़ें होती हैं इन सबको मिला करके गैस्ट्रिक लाइपेज बना देते हैं और उसी को फिर भेज देते हैं कहाँ पर, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो अब मतलब समझना, सबसे पहले मुंह, मैंने तो मुंह बनाया नहीं था फिगर में, मेरी आर्ट बहुत बुरी है, मैंने कई बार बताई, एक बार फिर से बता दूं, हंसना मत कोई, मैं मुंह बना दूं इसका। ये क्या बन गया, कोई बात नहीं, दांत भी ऐसे हैं इसके पास, ठीक है। अब इसने खाना खाया, आग भी ले लो, इसने खाना खाया ऐसे, तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट तो यही पच गया, कार्बोहाइड्रेट तो उसके मुंह में ही पच गया। उसके बाद ये ओसोफेगस से होता 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 कहाँ पर आया, आपके स्टमक में आया। स्टमक के 3 पार्ट थे, ठीक है, इस तीनों पार्ट में मिला करके ये थोड़ा बहुत पचा और उसके बाद इसने कहाँ पे भेज दिया, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में इसने खाने को भेज दिया, है ना। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा और उसमें भी हमारा खाना अच्छे से पचना स्टार्ट होगा। तो इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो हम लोग कल देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ कहाँ पर क्या पचता है, उसके बाद फिर देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में कहाँ कहाँ पर क्या पचता है, और ये सारी चीज़ें हम लोग कल देख करके उसको ख़त्म कर लेंगे। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं ना, चलो ओके।